हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2024 के भौतिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो पेपर सेट 346 एफटी में पूछा गया था। आज संपूर्ण हल इसका इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखो, अगर वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आपको दो तीन चीज़ सीखने को मिल जाएगी कि एक तो आप देखोगे कि पेपर कैसा पूछा गया था, यानी किस तरीके से पेपर आता है और कितने कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है, और कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ हमें किन चैप्टरों की सबसे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और साथ ही इसका हल करने वाले एक दो क्वेश्चन तो आपके रिपीट होते ही हैं। तो सब मतलब हो सकता है कि इन जो हम पेपर सेट लगाने वाले हैं इससे भी पेपर आज एक आध दो क्वेश्चन बन जाएं आपके। तो बिल्कुल पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं इस पेपर सेट के, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भरना होगा, पेपर में यहाँ आपको नाम भरना होगा, ये तो आपका क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर एक निर्देश आते हैं, यानी यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे, यानी 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए, पूर्णांक 70 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ पर निर्देश दिए होंगे कुछ कि इस समय प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जितने भी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा और या है। और आ में क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है जो कितने अंक के पूछे जाएंगे, 1 अंक के होंगे। और खंड बा में क्या है, अति लघु प्रश्न है जो कितने अंक के होंगे, 1 अंक के होंगे। और खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और कितने लघु उत्तरीय प्रश्न भी 2 प्रकार से होंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बटे होंगे। तो पार्ट 1 में क्या होगा, जो 2 अंक के होंगे भी, और पार्ट 2 वाले होंगे जो खंड दा वाले लघु उत्तरीय प्रश्न वे 3 अंक के होंगे। और फिर अगला खंड जो लास्ट होगा वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो सबसे ज़्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हम अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। जिसमें पहला खंड सॉल्व करेंगे जो कि है खंड आ, और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, विकल्पीय प्रश्न था कि विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेमी त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 भी इंटू मीटर यानी वोल्ट प्रति मीटर है। तो क्या होगा, 4 सेमी त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। तो देखिए कि यानी पृष्ठ पर, यानी 4 सेमी त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स कितना होगा। तो इसका आंसर था कि देखिए यहाँ पर सब आंसर लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या था कि 10 वोल्ट प्रति मीटर, यानी वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसका पहला आंसर था, यानी इसका 10 वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला था कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका यानी केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो फिर उसमें से कोई नहीं। तो यानी अगर एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है तो क्या करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी हम लिखा था कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, यानी नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो गतिशील आवेश होगा वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न था, यानी गाथा निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पर तरंग E बराबर E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या बी बराबर B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित हैं, तब होगा। तो देखिए इसके लिए आंसर तो देखो आपका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि E0 के बराबर बी ओमेगा टी, यानी इसके लिए होता क्या है कि E0 बराबर क्या होता है, B0 बराबर क्या होता है सी निर्वात में प्रकाश की चाल, चूँकि C का मान क्या होता है, ओमेगा बटे के होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि E0 बटे B0 बराबर ओमेगा बटे के हो जाएगा। जब आप कैंची गुणा करोगे तो E का यानी क्या हो जाएगा, E0 के बराबर क्या हो जाएगा, B0 ओमेगा। तो यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 1 था, यानी पहला ऑप्शन था, वो सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर प्रश्न पूछा गया था कि गामा 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक अवतल लेंस बना है जिसकी दोनों सतहें उत्तल हैं। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। तो इसका आंसर था, देखिए, एक अपसारी लेंस की तरह, यानी क्या करेगा, एक अपसारी लेंस की तरह, यानी घा का कौन सा सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, यानी क्या करेगा, एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा।
ठीक है। फिर देखिए अगला है समीकरण E बराबर PC में E ऊर्जा तथा P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समीकरण बनी किसके लिए, तो आपका आंसर होगा फोटोन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगा। किसके लिए लागू होगा, केवल फोटोन के लिए लागू होगा परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर चाहे, ठीक है, तो क्या होगा, पीएन संधि के विसरण, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अब बाह्य धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। तो इसका आंसर होगा यानी नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक यानी अग्रदिशिक बायस में, क्या होगा, अग्रदिशिक बायस में, यानी ये थे इसके पहले वाले आंसर। फिर प्रश्न यानी फिर चलता है खंड बा, यानी जिसमें अति लघु प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के बताए गए थे, 1 अंक के। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा एवं अवबाह्य वेग यानी VD में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा, तो विशिष्ट चालक यानी खंड बा अपन हल करें। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देख रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाती है। इसका धारा घन तो आपने पढ़ा क्या है, J बराबर सिग्मा E हो जाता है। लेकिन धारा घन तथा अनुगमन वेग में संबंध से पढ़ा है, धारा घन तो अनुगमन वेग में संबंध क्या पढ़ा है, J बराबर NEAVD, जैसे हम सिद्ध करते हैं कि J, ठीक है, जो आपने J बराबर क्या होता है, I/A होता है, ठीक है। तो धारा घनत्व वाली में तो I का मान यहाँ पर अनुगमन वेग को विद्युत धारा में संबंध रखते हैं, यानी क्या होता है, अनुगमन वेग विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, I बराबर NEAVD रखते हैं। तो यहाँ पर इसका मान रखते हैं, तो A से A कट जाता है, क्या बचता है अकेला, NEVD बचता है। तो J बराबर क्या बचता है, NEVD हो जाता है। अतः समीकरण 2 और 3 से दिखते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 मानते हैं। तो हम क्या करें कि समीकरण 2 व 3 में देखें कि J और J का मान यहाँ पर सेम टू सेम है, तो यानी J मान भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो NEVD बराबर क्या होगा, सिग्मा E। तो सिग्मा हमें धारा घन विशिष्ट चालकता का मान निकालना है, विशिष्ट चालकता और धारा किसमें, विशिष्ट चालकता और अवबाह्य वेग में संबंध। तो क्या होगा, सिग्मा बराबर NEVD/E, यानी E क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो सिग्मा क्या हो जाएगा, सॉरी, विशिष्ट चालकता हो जाएगी, ठीक है। और जो VD क्या होगा इसमें, अनुगमन वेग हो जाएगा। तो इसमें संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा, एम्पियर परिपथ का नियम का उल्लेख कीजिए। तो एम्पियर की परिपथीय नियम का उल्लेख क्या है, यानी खंड, अगला खा का उत्तर हुआ। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन यानी समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर परिपथ द्वारा घिरी कुल धारा, तो कुल धारा यानी I का μ0 गुना होता है, यानी समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर μ0I, ये हो जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाता है। फिर पूछा गया था गामा के 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट घंटा यानी गा का उत्तर देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर यानी कितने, इसको बनाने के 1 किलोवाट घंटा में 1000 यानी 1000 जूल प्रति सेकंड, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू क्या होगा, जिस जो घंटे को किस बनाना है, हमें सेकंड में बनाना है। तो 60 × 60 यानी अगर 1 मिनट में होता तो 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड, तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो इसमें हमने 60 से गुणा कर दिया, यानी इसको 1 किलोवाट को इसमें बनाने के लिए 1000 से गुणा किया और घंटे को बनाने के लिए कितने, 36 यानी 3600 यानी 60 × 60 का गुणा कर देंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे जी आपके 36 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 36 लाख जूल आ जाएंगे। इसको अपन करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 यानी 5 1 पॉइंट और बढ़ा के तो 3.6 × 10⁶ जूल के आधार पर इसको बना देंगे, यानी 1 किलोवाट घंटा को अपन जूल में बदलेंगे तो कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण निकालिए। तो देखिए यहाँ पर घा का उत्तर है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, L, वो होता क्या है माइनस जो विद्युत भाग बल यानी E/dI/dt होता है। अब क्या करेंगे हम, विद्युत भाग बल यानी E बराबर क्या होता है W/Q, क्या होता है E बराबर W/Q, तो E बराबर क्या हो जाएगा W/Q dI/dt। तो dt कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा W × dt बटे क्या बचेगा यहाँ पर Q × di हो जाएगा। चूँकि देखिए W यानी कार्य की विमा क्या होती है mL² t-2 और t यानी समय, इसकी विमा क्या हो जाएगी t, और आवेश यानी Q की विमा क्या हो जाएगी AT, आवेश की विमा AT और धारा की A हो जाती है।
तब ऊपर पहुंचाएंगे इन सब के लिए हम, तो m तो m रहेगा, l स्क्वायर रहेगा, t यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर इस t में से दो माइनस के 2t में से एक t चला जाएगा तो केवल एक t बचेगा, और ये नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2t हो जाएंगे। फिर ऐसे ही a और a का गुणा होंगे तो a स्क्वायर, और ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी विमा हो जाएगी m l स्क्वायर t माइनस के 2 a माइनस के 2 स्वप्रेरकत्व की विमा हो जाएगी। क्लियर है। फिर चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर क्या है, डा। तो क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो आंसर देखिए जो हवा का उत्तर है, ई एन बराबर क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, -13.6/n² EV, ये फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन कितनी n बराबर क्या दे रहे हैं दूसरी कक्षा के लिए, तो क्या हुआ n2 हो जाएगा। तो -13.6 दूसरी कक्षा, यानी n का मान क्या है 2 है, तो n² बराबर n² EV हो जाएगा। क्योंकि क्या क्योंकि -13.6/4 EV, तो अपन क्या करेंगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तो सिंपल सा था, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, केवल एन की मान का मान करना है, फिर भाग कर देना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर पूछा गया था एक तरंग के तरंगार की परिभाषा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका, देखो लिखा है चा का उत्तर है। तरंगार क्या होता है, माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण किसी भी क्षण समान कला में होते हैं तरंगार कहलाते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण किसी भी क्षण समान कला में होते हैं क्या कहलाता है, तरंगार कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चलिए अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं, यानी अगले पेज की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया था, अगला है यानी खंड सा, और खंड सा में पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था कि दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो और तथा बंद हो। तो चलिए देखते हैं, तो अपन को आंसर निकालेंगे इसका। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल करने वाले हैं, तो इसको हम करने वाले हैं हल। तो क्या लिखा है कि देखिएगा कि दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, और जब स्विच कैसा हो, एस खुला हो और फिर क्या हो, बंद हो। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो 10 जो ओम है यानी प्रतिरोध हैं वो कितने हैं, 10 ओम और 30 ओम कैसे हैं, एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यानी अगर इसका हल करेंगे हम किस प्रश्न का, यानी प्रश्न नंबर 3 का हम क्या कर रहे हैं, हल करने वाले हैं। तो उसमें देखिए जो प्रतिरोध हैं जो 10 ओम और 30 ओम कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये कैसे हो जाएंगे, R बराबर क्या हो जाएंगे, R1 + R2, दो प्रतिरोध हैं। तो हम देखेंगे कि 10 प्लस क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, यानी टोटल मतलब बात की जाए तो कितने 40 ओम इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई, इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, धारा का मान, यानी V बराबर कितना दिया है, इसमें 20 वोल्ट है। ठीक है, कितना है, 20 वोल्ट का वेट है। तो आपने एक ओम का नियम पढ़ा है, धारा है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 बटे प्रतिरोध कितना है, 40 है। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। इसमें कितनी की बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। अब बात क्या कर रहे हैं कि यदि जब स्विच कैसा हो, खुला हो और बंद हो। तो मान लीजिए जब स्विच कैसा हो, बंद हो, तो ये तो खुला हो, तो जब तो कैसी बह रही है धारा, 0.5 एम्पियर की बह रही है। लेकिन अब मान लो क्या करें, स्विच बंद हो, यानी एस जब स्विच क्या हो, जब स्विच एस बंद हो, ठीक है, क्या हो, बंद हो, तब क्या करोगे आप, तो जब देखोगे आप कि मान लीजिए स्विच एस जो बंद है, ठीक है, ये स्विच बंद है, तो धारा सीधी कैसे आएगी, यानी कि धारा केवल जब प्रतिरोध यानी 30 ओम यानी क्या हो जाएगा, फिर ये 30 ओम क्या हो जाएगा, लघुपतित यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्रैश हो जाएगा। धारा केवल किस में बहेगी, 10 ओम प्रतिरोध वाले से बहेगी, 10 प्रतिरोध वाले से बहेगी। तो धारा कैसी बहेगी, तो क्या लगोगे, प्रतिरोध लघुपतित हो जाएगा। जब धारा कैसी बहेगी, फिर I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, केवल कैसी बहेगी, 20 वोल्ट प्रतिरोध से, और केवल किस में,
जो कि आपका 20 वोल्ट है, और प्रतिरोध धारा किसमें केवल बहेगी किसमें 10 ओम प्रतिरोध वाले में, तो 10, ठीक है, यानी आपका कितना आ जाएगा 2 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। किसमें, जब ये तो हो जाएगा लघुपतित यानी ख़त्म हो जाएगा, और धारा किसमें बहेगी केवल इसमें इसे आएगी, और किसमें 20 वोल्ट तक धारा प्रवाहित होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा I बराबर V/R, तो 20/10 अपन आंसर निकालेंगे तो 2 एम्पियर की धारा टोटल जब बंद है लघुपतित बहेगी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU की तुल्य ऊर्जा का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं तो आंसर क्या होगा, यानी जो हमारा कौन सा प्रश्न है, यानी खंड सा का खावा प्रश्न है, यानी खा का उत्तर निकालने वाले हैं। ठीक है, किसका निकालना, हमें एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU की तुल्य ऊर्जा का मान परिकलित करना है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, E बराबर mc², आइंस्टीन का सिद्धांत यानी आइंस्टीन का समीकरण क्या है, तो आइंस्टीन का परमाणु समीकरण यानी E बराबर mc² है। चूँकि आप इसमें देख रहे थे m बराबर क्या होगा, 1 AMU की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 AMU, तो इसके लिए तुल्य ऊर्जा का मान कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, इसका मान होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं, m के लिए देखिए कि होता है कि m का मान फिक्स हो जाएगा इसके लिए, तो फिर क्या होगा, E बराबर अगर हम mc² में रखें तो m का मान क्या मान लिया हमने, 1.6 × 10⁻⁻27 होता है, ठीक है। और गुणे c का मान आप जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी 3 × 10⁸ इसका फिक्स मान होता है। तो हमें कह लोगे कि 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, जब इसको हम हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14.94 × 10⁻11 आ जाएगा। किसको, इसको हल करने पर, यानी इसका स्क्वायर खुलेगा, यानी ये जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, यानी फिर ये आपकी 16 में से 27 में से 16 घात चली जाएंगी तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये घातों का खेल हो जाएगा उसमें, फिर आ जाएगा। फिर अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना, यानी अगर हम निकालना पड़े तो कितना आ जाएगा, 1.49 × 10⁻10 जूल निकाल लेते हैं, यानी इसको छोटा और हल करके एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो एक घात कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने से इसको यहाँ पर इतना लिख लिया, यानी E का मान हमारे लिए इतना निकल कर आ गया, ठीक है। फिर लेकिन हमें निकालना किस लिए, कि इसे ऊर्जा को AMU यानी तुल्य ऊर्जा निकालना है, कि AMU की समतुल्य ऊर्जा परिकलित करनी है। तो ऊर्जा का मान तो इतना आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे, ये ऊर्जा को हमें किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना होता है। तो क्या हो जाती है, E बराबर 1.49, ठीक है, × 10⁻⁻10 होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 से इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर क्या आ जाता है, इसमें 0.93125 × 10⁻9 आएगा। लेकिन हम इसको हल करेंगे तो 9, यानी इसको पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा इसका देंगे आगे, तो 931 × 25 × 10⁻⁻, कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, घात में कम हो जाएंगी, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी आपका आ जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका मान हम, यानी जो 10⁻⁻6 होगी, यानी 7-8 वो कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम बना लेंगे, यानी उसके बराबर हो जाएगी। तो MeV यानी 931 MeV आ जाएगा। फिर देखिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक समान चुंबकीय आघूर्ण यानी M1 बराबर M2 के 2 चुम्बक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुम्बक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिकलित कीजिए, ठीक है। तो कीजिए, अब देखिए यहाँ पर कि इसको हम निर्धारण करना सीखते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहे हैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण यानी M1 बराबर M2 है, तो दो चुम्बक दिए गए चित्र की भांति रखे गए हैं। यदि चुम्बक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुम्बकों के कारण P बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो A1 है, यानी जो चुम्बक A1 कैसा है, इसमें जो चुम्बक S और N है वो आपको दिख रहे हो कि सीधी रेखा में, सीधी रेखा मतलब कैसे, एक अक्षीय रेखा में स्थित हैं। तो क्या लिखेंगे, तो अपन हल करेंगे तो क्या होगा, कौन सा प्रश्न चल रहा था, गा, तो गा
का उत्तर करेंगे हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि चुम्बक A1 के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है B1, मान लो पहली यानी A1 के लिए निकाल रहे हैं तो B1 बराबर क्या कर लेंगे हम, μ0 2m/4 इंटू क्या हो जाएगा dq होता है। ठीक है, तो तब देखोगे तो कितना स्थिति दे रहे हैं कि अक्षीय यानी P1 के लिए तो पहली स्थिति के लिए 2 × 10⁻³ है, तो कितना है 2 × 10⁻³ क्योंकि वे अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, और किस में लिखते हैं हम, टेस्ला में लिख लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देखोगे कि किसके लिए बिंदु P पर, बिंदु P के बाद दूसरी परिणामी तीव्रता यानी देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखेंगे, वो किस में है। अब देखिए ये कौन से हैं, जो A2 है वो किसी निरक्षीय स्थिति में है। किस में देखोगे कि एक निरक्षीय यानी सीधी रेखा ऊपर वाली निरक्षीय रेखा में, लंबवत रेखा में, तो लिखोगे चुंबक A2 के कारण क्या होगा, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति यानी वो किस दिशा में है, N से S की दिशा में है, तब क्या हो जाएगा इसके लिए B2 बराबर। ठीक है, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π इंटू m/dq, यानी तो क्या होती है कि जो निरक्षीय स्थिति होती है वो अक्षीय स्थिति की आधी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 बराबर μ0/4π इंटू m/dt का मान कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ है, तो इसकी आधी होगी 10⁻³ रह जाएगी। ठीक है, टेस्ला हो जाएगा, इसकी आधी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी मतलब ए हो जाएगी 1 × 10⁻³ यानी 2 × 10⁻³ है, तो क्या हो जाएगी 1 × 10⁻³ हो जाएगी। तो क्लियर है। फिर आगे देखेंगे अगर हम दोनों बिंदु यानी क्या लिखें V2 B1 व V2 दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः P पर परिणामी तीव्रता, तो P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, यानी B बराबर परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला B1² + B2² होता है। तो अब आप मान रखोगे √ B1 का मान क्या लिखा हमने, 2 × 10⁻³ और प्लस स्क्वायर करोगे इसका, और B1 के 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा कि 10 की घात, यानी देखो 10⁻³ इसमें भी है, 10⁻³ इसमें भी, तो कॉमन ले लो, 10⁻³ कॉमन आ जाएंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 यहाँ पर हो गया तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ जाएगा √5 × 10⁻³ आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम इसको अंडर रूट को खोल दें तो कितना हो जाएगा 2.23 × 10⁻³ टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। गामा के सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा 10 मिली एम्पियर है, तो उसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका, तो सिलिकॉन के लिए, ठीक है, सिलिकॉन क्या लिख रहे हैं, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड। तो देखिए इसका अपन क्या है, घा है, घा का उत्तर कर रहे हैं, घा का उत्तर करें। तो इसके लिए सिलिकॉन के लिए, तो देखिए कि सिलिकॉन के लिए जो रोधिका होती है यानी इसका जो विभव होता है क्या होता है, तो लिख दीजिए सिलिकॉन के लिए जो रोधिका होगी वह होगा, वो क्या होगा, रोधिका विभव क्या होता है कि कितना दिया है कि भी मान लेते हैं कितना है 0.7 वोल्ट होता है, इसका फिक्स होता है कि 0.7 वोल्ट होता है। अगर इसके अग्र विभव की बात करें कितना दे रहे हैं, अग्र विभव तो कितना है कि V बराबर कितना है 20 वोल्ट दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं 20 वोल्ट है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी रोधिका विभव कितना होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, जिस मान फिक्स होगा। फिर इसकी अग्र धारा कितनी दे रहे हैं
इसमें 10 मिली एम्पियर, ठीक है 10 मिली एम्पियर, कितना 10 मिली एम्पियर है। इसको हम कैसे बनाएंगे, एम्पियर बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम 10 गुणे 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। तो आप देखोगे कि ये भी इसमें मान लो इसके ऊपर कितनी +1 घात है, तो जब 10 में 3 में से +1 वाला घात जाएगा 2 बचेंगे, यानी 10 की घात -2 एम्पियर ये बच जाएगी। अब इसका क्या निकालना है आपके लिए, अग्र प्रतिरोध निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अग्र प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V/I होगा। तो V कितना है, तो देखिए इसका प्रारंभिक विभव से अंत यानी अंत जो घटाएंगे, यानी इससे इसके सिलिकॉन के विभव में परिवर्तन है। तो क्या करोगे कि 20 माइनस कितना, अगला इसका रोधी का विभव क्या होगा, -0.7 बटे कितना हो जाएगा, कितना 10 की घात -2 एम्पियर है। तो हम क्या करेंगे कि जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19.3 बचेगा कि नहीं, 20 में से जब 0.7 जाएगा बटे क्या बचेगा, 10 की घात -2। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो कितना हो जाएगा, 19.3 गुणे, जब ऊपर से जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी 10 की घात कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध यानी 19.3 गुणे 10 की घात 2 ओम आंसर आ जाएगा। यानी किसका, जो आपका उत्तर घा यानी जो खंड सा चल रहा था उसका घा का उत्तर हो जाएगा। फिर अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कौन सा, खंड दा स्टार्ट होता है। खंड दा में पहला प्रश्न पूछा गया था, यानी 4वां प्रश्न था, और ये कितने अंक का जो आपका था, 3 अंक का पूछा गया था प्रश्न, 3 अंक के पूछे जाएंगे। यहाँ से हमने सा वाला कितना था, 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न, जी कितने अंक वाले, 3 अंक वाले होंगे। तो इसमें पूछा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण का व्यंजक। तो देखिए क्या था, तो दा का यानी खंड दा का हुआ प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। तो देखिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखिए बल एवं का आघूर्ण का व्यंजक निकालना हो। तो पहले तो यहाँ पर भाषा लिखनी होती है कुछ, तो पहले हम सोचते हैं क्या लिखा है कि यदि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो उसके आवेशों पर समान और विपरीत बल यानी -Q E बराबर तथा F, यानी पढ़ा है कि नहीं, E बराबर क्या होता है, F/Q पढ़ा है आपने। तो इसी से बनाया कि अगर QE F बराबर क्या हो जाएगा, फिर F बराबर क्या हो जाएगा, Q का E में गुणा हो जाएगा तो Q हो जाएगा। तो 2 बल काम करेंगे, -QE तथा +QE कार्य करने लगते हैं, जो एक बलयुग्म का कार्य करते हैं, ठीक है, बलयुग्म का कार्य करते हैं। यह बलयुग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का कार्य करता है तो जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न करता है, इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य, यानी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने के लिए जो बल काम करता है उसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अगर मान लीजिए चित्र के माध्यम से समझे, तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है और थीटा कोण पर बनाते हुए रखा गया है। आवेश क्या है, इस पर +Q आवेश है तथा दूसरे आवेश क्या है, -Q, मान लेते हैं एक पर -Q एक पर +Q आवेश मान लेते हैं, ठीक है। लगने वाली एक बराबर व विपरीत बल, यानी इस पर लगने वाला बल मान लेते हैं कि मान लो +QE, उस पर -QE मान लेते हैं, और जो क्या करता है, घुमाकर द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो अगर इसे तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म, तो इसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर क्या होगा, बल गुणे लंबवत दूरी, यानी उस पर लगने वाला बल, द्विध्रुव पर लगने वाला बल, और बल की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, d sin थीटा हो जाएगी। तो बल क्या है, F है, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, d sin थीटा हो जाएगी। और बल के लिए हमने पढ़ चुके हैं, बल बराबर यानी F बराबर क्या है, QE, तो F बराबर QE, लंबवत दूरी d sin थीटा है, तो क्या हो जाएगा, टॉ बराबर PE, यानी जो आपका इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो क्या होगा, Q इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, तो Q क्या होता है, QD बराबर क्या होता है, P, तो टॉ बराबर PE sin थीटा हो जाएगा, यानी ये निकल कर आ जाएगा एक समान वैद्युत द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण का व्यंजक। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न नंबर 4 का खा है, तो 12 सेमी त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसका कर रहे हैं हम, जो खा, ठीक है, कौन से प्रश्न नंबर 4 का खा कर रहे हैं। तो खा में क्या बोल रहे हैं कि 12 सेमी त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, यानी त्रिज्या दे रहे हैं, यानी R दे रहे हैं कितना, 12 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो अगर इसे हम सेंटीमीटर को हमेशा किस में बनाने हैं, मीटर में, 10⁻² से गुणा करेंगे, ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। फिर देखिए, या आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख दो कि 10⁻² का मतलब क्या है, 0.12 मीटर भी आप इसको लिख सकते हो। फिर क्या है, वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मान क्या दे रहे हैं, बी बराबर क्या दे रहे हैं कि 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, यानी 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ला दे रहे हैं। फिर क्या दे रहे हैं, कि कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, आई, यानी धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा के लिए एक फॉर्मूला होता है, बी बराबर μ0I/2R होता है। तो हमें सिर्फ यही मान जो हैं यहाँ पर हमें रखने हैं, लेकिन निकालना किसके लिए, धारा के लिए। तो अपन कैंची गुणा करके कर लें तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, 2R बटे क्या हो जाएगा, μ0। क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि μ0 का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁷ होता है। तो हम यहाँ पर इसको रखने वाले हैं। तो आई का मान हम यहाँ रखेंगे, आई बराबर बी का मान कितना है, 0.5, ठीक है, कितना है 0.5 गुणे कितना है, आपको देखोगे 0.5 × 10⁻⁴, ठीक है, और आर यानी कितना है, 2R है, तो गुणा कितना हो जाएगा, 2 गुणे आर का मान कितना है, तो 0.12 है कि नहीं, 0.12 मीटर है। ठीक है, फिर बटे में क्या लिखेंगे आप कि μ0 का मान कितना है, 4π × 10⁻⁷ है। तब इसको हम हल करेंगे तो आपका हल करने पर एक आंसर आ जाएगा 0.55 एम्पियर, इसका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 4π यानी हम देखेंगे इन सबको हल करने पर आपका 0.55 आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का गा का उत्तर, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आते हुए प्रकाश किरण जब माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हैं तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम से अपवर्तित न होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। पूरे क्रांतिक कोण की बात करें तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हुआ, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण वह मान जिसके लिए वह अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्या कहता होता है, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है, वही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और प्रकाशिक तंतु की बात करें किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी जो कि है प्रश्न नंबर अगला पूछा गया था घा, ठीक है, प्रश्न नंबर घा है। तो इसमें दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है, जो प्रतिरोध है एक ओम प्रतिरोध लगे हुए और 3 वोल्ट 2 वोल्ट और 1 वोल्ट का विभवांतर जोड़ा गया है उसमें परिपथ, यानी इसमें विभवांतर ज्ञात करना है कि ए व बी के मध्य विभवांतर कितना लगाया है वो ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न आप कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न चलते हैं इसकी तरफ कि अन्योन प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो अन्योन परिभाषित करना है, परिभाषा देना है और सिद्ध करना है कि हेनरी प्रति मीटर बराबर किसके, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं अन्योन प्रेरकत्व की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या होता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान परिवर्तित होता है तो उस कुंडली के पास स्थित अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या हो जाती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अगर हम बात करें कैसे सिद्ध करें, तो हेनरी प्रति मीटर बराबर प्रेरकत्व का मात्रक बटे मीटर। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि ई बराबर, अभी हमने सिद्ध किया था एक, तो ई बराबर DI/dt पढ़ा था हमने। चूँकि ई बराबर क्या होता है, W/Q, तो dt यहाँ चला जाएगा और DI नीचे रह जाएगा बटे मीटर। तो यहाँ पर देखोगे कि जो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणे एम्पियर इंटू dt का मात्रक समय सेकेंड, और बटे में क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, यानी Q बराबर क्या होता है IT,
और DI का मात्रक यानी एम्पियर, और मात्रक मीटर पहले से है तो मीटर से मीटर कैंसिल, एम्पियर से एम्पियर। अब जो बच गया वो न्यूटन बटे क्या बचा, एम्पियर का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात, इन सभी की हमने मात्रक यहाँ पर लिखकर उन्हें काट दिया। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि प्रश्न नंबर 5 है, आदर्श मीटर तथा आदर्श आमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो क्या होगा आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। देखिए पहला तो ये आंसर हो गया कि कैसा होता है, प्रतिरोध कितना होता है, तो आमीटर का तो 0 होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। फिर कहते क्यों जोड़ा जाता है, बोले क्रमशः परिपथ में श्रेणी तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो आंसर होगा आमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, अतः श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण आमीटर बैटरी से कोई धारा नहीं लेता है और धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उस परिपथ में जुड़े न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, अतः वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि खामा है कि क्या है कि एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी तथा प्रतिरोध 10 ओम है। यह 20 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज और 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो पहले जो दे रहे हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या दे रहे हैं प्रश्न, यानी कौन सा है, खा है, 5 में का खा कर रहे हैं हम। तो एक आदर्श वोल्ट का प्रेरकत्व यानी एल से दर्शाते हैं, कितना है 0.4 हेनरी है। ठीक है, और प्रतिरोध कितना है, यानी आर कितना है 10 ओम है, और आवृत्ति यानी जो हर्ट्ज है वो कितना, एफ बराबर 30 हर्ट्ज है। ठीक है, मान लेते हैं, और 0.6 वोल्ट यानी भी का मान कितना है 6.5 वोल्ट है। ठीक है, अब लेकिन आपने पढ़ा होगा कि एक्सएल यानी एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। चूँकि हमने पढ़ा कि ओमेगा एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 2 पाई एफ एल हो जाता है, यानी एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल लिखते हैं। तो अगर हमने मान रख दें हम, तो 2 पाई इंटू एफ की जगह क्या लिखें हम 30 हर्ट्ज, इंटू एल की जगह हम क्या लिखें 0.4। ठीक है, तो हमारी चीज़ निकल कर आ जाएगा 75.36 ओम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रतिबाधा यानी जेड बराबर क्या करेंगे, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आप देखोगे कि आर का मान क्या है हमारे लिए इसमें कि 10 ओम है, तो हम क्या लगेंगे 10 का स्क्वायर प्लस जी हमने निकाला कितना कि 3 में कितना निकाला अपन ने 75.36 का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब आपका निकल कर आ जाएगा कितना कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 5 6 7 9.13 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये जो मान इनका अंडर रूट कर लोगे, यानी सबको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका 5 7 7 9 इंटू 13 बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालने पर 76 ओम के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो इतना प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या निकाला हमें, इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना करनी है। तो विद्युत शक्ति यानी क्या होता है P बराबर मान लेते हैं, और शक्ति यानी P बराबर क्या होता है VRMS इंटू क्या होता है IRMS होता है। चूँकि हमने कितना V कितना है V कितना है 6.5 गुणे जो I एवरेज यानी I बराबर क्या होता है, ठीक है, जो यहाँ पर सॉरी क्या होता है cos 5 सॉरी क्या होता है cos 5 होता है सूत्र में VIRMS इंटू IRMS बराबर इंटू क्या होता है cos 5 होता है। और cos 5 आप जानते हो कि cos 5 बराबर क्या होता है R/Z होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6.5
जेड यानी आई की जगह भी हो जाएगा इंटू आर जेड हो जाएगा। और आप अपन मान रखेंगे तो 6.5 इंटू 6.5 बटे जेड का मान आप निकाल चुके हो 76 इंटू आर का मान कितना था 10, इसका मान भी कितना था 76। तो आप यहाँ पर हल करोगे तो आपका 0.07314 ठीक है निकल आएगा। और साथ में कितना यहाँ पर इतना लिख सकते हो 0.0794 या ओम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा इसके लिए, प्रतिरोध के लिए। तो आप चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, पहले हमने जो इसकी एक्सेल की एक्सेल का मान निकाला, जिसमें फिर प्रतिबाधा का फॉर्मूला लिखा, फिर पी बराबर क्या निकाला VRMS IRMS cos फाई बराबर आता है आर बटे जेड, और आई का मान क्या होता है वो V बटे जेड, यानी वही यानी जो आई बटे यानी जो प्रतिरोध का मान है यानी विभवांतर का मान V बटे आई हो जाए उसकी उसी के जेड यानी जेड प्रतिबाधा के बराबर। तो इनको हमने रख दिया। फिर अगला देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा मैक्सवेल की विस्थापन धारा। तो एम्पियर के नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर म्यू 0 I, यानी एम्पियर के नियम के अनुसार। मैक्सवेल के प्रेरण के नियम अनुसार किसी द्विक स्थान में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यानी बी वेक्टर समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा d फाई E बटे dt करता है, यानी अर्थात परिवर्ती विद्युत क्षेत्रों में म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट इंटू d फाई बटे dt धारा बहती है। इस तुल्य धारा को विस्थापन धारा अथवा मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं, यानी ID बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट 0 d फाई बटे dt होगा। विस्थापन धारा और चालन धारा समान कला में होती हैं। ठीक है, किस कला में होती है तो समान कला में पूछ रहे थे, कितना कालांतर होता है समान कला में होती है। ठीक है, फिर प्रश्न आया था कि व्यतिकरण प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, संपूसी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण को दर्शाइए। तो प्रकाश का व्यतिकरण देख लेते हैं। तो व्यतिकरण क्या होता है कि दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगार्घ कहते हैं। ऐसे इन पर परिणामी तीव्रता क्या हुई I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई होता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर मिलने वाली तरंगों के बीच कालांतर फाई पर निर्भर करता है। यानी अगर बात करें संपोषी व्यतिकरण क्या है तो cos फाई बराबर कितना हो चाहिए +1, यानी किस पर निर्भर कर रही है कालांतर पर निर्भर कर रही हैं। तो यदि इन बिंदुओं के बीच यानी इन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगें समान कला में हो तो वो क्या कहलाएगा संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। और यदि क्या हो जाएगा cos फाई -1 हो, यानी जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगें विपरीत कला में होती हैं माइनस में, तो वे क्या कहलाता है विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, यानी अथवा में पूछा गया था क्या कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो क्या पूछा गया प्रकाश के ध्रुवण के बारे में पूछा गया था कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखें अथवा वाले का। तो किसी प्रकाश तरंग में विद्युत वेक्टर कंपनों को क्या है किसी प्रकाश तरंग में विद्युत वेक्टर कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी विशेष दिशा में सीमित कर देने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। फिर क्या होता है पोलराइड। तो पोलराइड द्विक वर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगर इनके उपयोग की बात की जाए तो पहला समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पादन में संसूचन में किया जाता है और इससे बने चश्मे का उपयोग चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। मोटर कारों चालक के सामने विंड स्क्रीन पर अथवा कार की हेडलाइटों के कवर पर इसका उपयोग किया जाता है। और बादलों पे स्पष्ट फोटोग्राफ के लिए कैमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगाया जाता है। अगला प्रश्न था लास्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु में 4000 अक्षांश की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। तो आइए सब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके लिए। तो उत्तर है किसका है डा का उत्तर है और प्रश्न नंबर किसका 5 वाले का उत्तर है। तो क्या करेंगे सबसे पहले देखें क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो क्या लिखें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन क्या होता है W कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस बनाएंगे, केवल जूल में बता सकते हैं। तो क्या करेंगे 2.5 गुणे क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से इसमें गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका कि 4 गुणे 10⁻⁻19 आ जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 10⁻⁻19 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसमें क्या दे रहे हैं फिर कि तरंग दैर्ध्य दे रहे हैं 4000 अक्षांश, यानी लैम्डा बराबर कितना दे रहे हैं 4000 अक्षांश दे रहे हैं। तो इसमें बोला कि 4000 अक्षांश को हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। अब फोटोन के अधिकतम वेग यानी क्या निकालना है कि फोटोन के अधिकतम वेग, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है, फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, मान लेते हैं v मान लेते हैं, इसे निकालना है और साथ में क्या निकालना है, हमें संवेग ज्ञात करना है, संवेग ज्ञात करना है। तो आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा आपने, तो 1/2 mv² मैक्सिमम, ठीक है, बराबर क्या होता है hc लैम्डा माइनस ओमेगा। यानी यहाँ पर हमने जो मान यहाँ पर होता है क्या, इसको हमने यहाँ पर रख दिया आइंस्टीन के प्रकाश समीकरण से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो h का मान आप जानते हो कितना होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 फिक्स होता है, प्लांक नियतांक होता है, इसका मान फिक्स होता है। फिर क्या c का मान भी फिक्स होता है 3 गुणे 10⁸ और इंटू लेमडा का मान कितना निकाला हमने 4 गुणे 10⁻⁻7 निकाला। ठीक है, और उस कार्यफलन का मान क्या निकाला हमने 4 गुणे 10⁻⁻19 निकाला था। ठीक है, तो ये मान फिक्स होती है। तो हम इनको हल करेंगे, तो आप इनको हल करोगे तो आपका हल करने पर कितना आंसर आ जाएगा 4.95 गुणे 10⁻19 आपको इसको हल करने पर आ जाएगा और -4 गुणे 10⁻⁻19 पहले से है, तो आपका कितना आ जाएगा 0.95 गुणे 10 कितना आ जाएगा आपका 10⁻⁻19 इसमें है तो उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी ये 4 में से 4 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है भी, ठीक है, तो क्या निकालना है, क्या है 1/2 mv² है, तो क्या निकल कर आ गया 0.95 गुणे 10⁻⁻19 निकल कर आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमें v² यानी वेग निकालना है, तो इन सबको हम क्या पहुँचाएंगे, नीचे पहुँचा देंगे, यानी v² बराबर हो जाएगा 0.95 गुणे 10 कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। और ये सब नीचे जाएंगे तो यानी m तो नीचे चला जाएगा, तो m द्रव्यमान है और इसके लिए यानी इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान यानी 9.1 गुणे 10 -31 हो जाएगा। और 2 यहाँ जाएंगे बटे में, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.208 गुणे 10 -12 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि हमें v² निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल यानी 0.208 गुणे 10 -12 का क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर यानी जब आप सॉल्व कर लोगे तो कितना 4.56 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड वेग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना है, इतना कर लेना है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना बस। फिर संवेग निकालना है तो संवेग ज्ञात करना है, तो संवेग क्या हो जाएगा, संवेग क्या होता है में p बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग यानी v। ठीक है, v मैक्सिमम m गुणे v मैक्सिमम, तो m का मान कितना है 9.1 यानी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻⁻31 होता है। और भी अभी हम जो जी मान निकाल चुके हैं 4.5 गुणे 10⁵5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4.56 गुणे 10⁵5 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक आंसर निकल कर आ जाएगा कितना कि 41.49 गुणे 96 गुणे 10⁻⁻26 निकल कर आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, यानी अब यहाँ से होते हैं आपके यानी यह वाला, यानी यहाँ से होते हैं 5 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट। तो 5 अंक वाले आपको करना है। इसमें दिए गए परिपथ में इसकी गणना करने के लिए आया था, परिपथ की तुल्यधारता, और इसमें μ0 f n μf 3 μf तथा 2 μf वाले संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना था।
फिर प्रश्न आया था 7वां, किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए और आवर्ती दूरदर्शी की इसकी सहायता से इसकी विशेषता की तुलना कीजिए। अथवा में पूछा गया था तरंगार्कों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक अलजेब्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अपकलन कीजिए। ये लॉन्ग में 5 अंक में पूछे गए थे। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के अभिव्यक्ति को स्पष्ट कीजिए, यानी बोर मॉडल के लिए समझाने के लिए। और हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर 1 के लिए और तथा 4 के लिए बीच संक्रमण की संगत उत्सर्जन तथा अपशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाना होता है। और अगला पूछा गया था, अथवा में भी पूछा गया था कि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या की संगत विचरण दर्शाइए या विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इन विचरण को सहायता से विचलन कीजिए, पूछा गया था। देखो, और फिर लास्ट में जी आ जाती हैं आपकी ये स्पष्ट एन टाइप में अर्धचालक की सहायता से इनकी गणना करने के आया था। ठीक है, तो ये फिर आ गया था पी टाइप संधि यानी पीएन संधि के निर्माण में क्या लिखा था, राशि स्तर के विभव प्रतिरोधक की व्याख्या कीजिए। अग्रदिशक तथा पश्चदिशक बायस की दोनों में क्या परिवर्तन होना चाहिए वो आ गया था। इनके नियतांक होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।